नमस्कार। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के वीडियोस की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डुप्ले के द्वारा जो बाजी बिछाई जाती है उसे पलट दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और जिस तरीके से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में डुप्ले एक बहुत ही योग्य अधिकारी बनकर के उभरते हैं, उसी तरीके से आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो न केवल द्वितीय कर्नाटक युद्ध का पासा पलट देते हैं बल्कि बंगाल में होने वाले प्लासी और बक्सर के युद्धों में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखेंगे कि हम वो कौन से अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सस्पेंस को बरकरार रखते हैं और अभी बात कर रहे हैं हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दूसरे घटनाक्रमों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र जो है वो न केवल कर्नाटक पर स्थापित हो जाता है बल्कि हैदराबाद के निजाम पर भी उनका प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक के नवाब जो होते हैं कर्नाटक के नवाब चांदा साहब न केवल फ्रांसीसियों की वजह से वो बन पाते हैं बल्कि हैदराबाद के जो निज़ाम है, चाहे वो सलावत जंग है या फिर चाहे वो आपके मुजफ्फर जंग है, उनके निज़ाम बनने का जो प्रयास है वो भी फ्रांसीसियों की वजह से ही सफल हो पाता है। तो डुप्ले की ये जो सफलता होती है उसको देख करके जो आपके अनवरुद्दीन खान के बेटे थे मोहम्मद अली, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान के बेटे मोहम्मद अली, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली में भाग करके शरण ली थी, वो डुप्ले की सफलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। और इसके लिए वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि कर्नाटक पर चांदा साहब का अधिकार है, इस बात के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि अभी तक मोहम्मद अली जो हैं वो अंग्रेज़ों की शरण में थे, अंग्रेज़ों की सहायता प्राप्त कर रहे थे। तो इस वजह से डुप्ले जो हैं वो उनकी दोहरी चाल को समझ जाते हैं मोहम्मद अली को, और वो क्या करते हैं, उनको सहायता देने के बजाय चांदा साहब की सहायता से वो त्रिचनापल्ली को घेर लेते हैं। ये वही दुर्ग है जहाँ पे मोहम्मद अली इस वक्त शरण लिए हुए हैं। यद्यपि डुप्ले की भी ये इच्छा थी कि मोहम्मद अली से समझौता कर लिया जाए और जो भी अधिकार अभी तक फ्रांसीसियों को प्राप्त हुए हैं उनको सुरक्षित रख लिया जाए, लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ मोहम्मद अली के साथ थे तो और इतना खुल करके वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इस वजह से यह डिप्लोमेसी जो है वो सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। इस कारण से डुप्ले जो है वो तिरुचिरापल्ली के दुर्ग का घेरा डालना ज़्यादा उचित समझते हैं बजाय कि मोहम्मद अली को सहायता देने के। तो अब हम देख रहे हैं कि तिरुचिरापल्ली पर किस तरीके से इस समय पे घेरा डाल दिया जाता है चांदा साहब के द्वारा और डुप्ले की सेना के द्वारा। लेकिन इसी बीच क्या होता है, क्योंकि हमने बात की थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के बारे में जिनके नाम का हम खुलासा करते हैं, वो हैं रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मूलतः एक क्लर्क होते हैं। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध में जब हमने बात की थी कि ला बोर्दिनो, जो कि मॉरिशस के नौसेना अधिकारी होते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सहायता के लिए आते हैं उस वक्त इंडिया प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय और मद्रास पर आक्रमण करते हैं। तो उस समय पे मद्रास का जो फोर्ट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसकी सुरक्षा हेतु रॉबर्ट क्लाइव एक स्वयं सेवक सैनिक की हैसियत से युद्ध में भाग लेते हैं। वहां से उनका पदार्पण होता है कर्नाटक युद्धों में। तो रॉबर्ट क्लाइव एक सलाह देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह होती है। वो सलाह देते हैं कि तिरुचिरापल्ली का ये जो घेरा चांदा साहब के द्वारा और डुप्ले के द्वारा डाला गया है उसको यदि कमज़ोर करना है तो क्या दाव खेला जाए। तो वो कहते हैं कि मद्रास से हमें कहाँ आक्रमण कर देना चाहिए, अर्काट पर आक्रमण कर देना चाहिए, जो कि चांदा साहब का राज्य है इस समय पे, और चांदा साहब कर्नाटक के नवाब हैं। तो वो अर्काट पर आक्रमण की सलाह देते हैं और उनकी सलाह पर अर्काट पर आक्रमण कर भी लिया जाता है। अर्काट पर अधिकार स्थापित हो जाता है 1751 ईस्वी में। लेकिन जब चांदा साहब को ये पता चलता है तो वो अपने बेटे रज़ा साहब को अर्काट की सुरक्षा करने के लिए भेजते हैं और अपनी आधी सेना वो रज़ा साहब के नेतृत्व में भेज देते हैं अर्काट की सुरक्षा के लिए। क्लाइव इस ऐसी परिस्थिति में भी अर्काट की 53 दिन तक रक्षा करते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से मील का पत्थर साबित होता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। और इस वजह से अर्काट का घेरा नहीं तोड़ पाने की वजह से, अर्काट पर रज़ा साहब के द्वारा अधिकार नहीं पाए जा सकने की वजह से चांदा साहब को अल्टीमेटली त्रिचिनापल्ली का घेरा उठाना पड़ता है और तंजौर के राजा के यहाँ उन्हें शरण लेनी पड़ती है, जहाँ पर बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से मोहम्मद अली, जो कि अंग्रेजों के
पक्ष में होते हैं या अंग्रेज जिनका पक्ष ले रहे होते हैं वो कर्नाटक के नवाब हो जाते हैं, क्योंकि चांदा साहब की तो अब हत्या हो चुकी है। तो मोहम्मद अली या तिरुचिरापल्ली में घेरा डाले हुए जो व्यक्ति था, जिसे हम बल्ला जहाँ के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके से कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। और जैसे ही ये कर्नाटक के नवाब बनते हैं तो डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा 1754 ईस्वी में वापस बुला लिया जाता है और उनकी जगह पर पांडिचेरी का गवर्नर गोडेहू को बना करके भेजा जाता है। गोडेहू जैसे ही भारत पहुंचते हैं वो अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं समझते हैं और वो अंग्रेजों के साथ कर लेते हैं पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की ये संधि होती है। इस संधि के जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं या इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। इस संधि के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि अब अंग्रेज और फ्रांसीसी न तो मुगल सम्राट और न ही किसी भारतीय नरेश के द्वारा दी गई उपाधियों को ग्रहण करेंगे या फिर अब तक जो भी उपाधियां प्राप्त की गई हैं उनको त्याग दिया जाएगा, और न ही वो भारतीय नरेशों के झगड़ों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। इसका सेकंड बिंदु है अंग्रेजों का अधिकार फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि मद्रास के एरिया पे, फोर्ट सेंट डेविड यानी कडलूर के एरिया पे और देवी कोटाई पर अधिकार इनका स्थापित स्वीकार कर लिया जाता है। फ्रांसीसी जो है वो मछलीपट्टनम का जो एरिया है वहाँ से अपना अधिकार, ये मछलीपट्टनम का एरिया है, वहाँ से अपने अधिकार को ये वापस ले लेते हैं। तो ये एक तरीके से पांडिचेरी की संधि होती है जिसके द्वारा मोहम्मद अली तो कर्नाटक के नवाब बनते हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित है, और सलावत जंग हैदराबाद के निज़ाम बने रहते हैं जिन्हें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट प्राप्त होता है। तो इस समय पे हम देखते हैं कि फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र और ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र जो है वो बिल्कुल बटा हुआ है। निज़ाम हैदराबाद सलावत जंग है जो कि फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित है, तो यहाँ पर तो फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली बनते हैं जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस कारण से कर्नाटक पर इस समय पे ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों का प्रभाव क्षेत्र जो है वो एक डिवाइड हो चुका है। डुप्ले जिन्हें फ्रांसीसी सरकार के द्वारा गवर्नर के पद से हटा दिया गया था, उनका कथन है इस संधि के बारे में, वो कहते हैं कि इस संधि के द्वारा गोडेहू ने अपने देश के विनाश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे और इतने महत्वाकांक्षी थे कि वो अंग्रेजों को भारत से एक तरीके से खदेड़ देना चाहते थे। तो उनका ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। मिल का स्टेटमेंट है इस संधि के बारे में, अंग्रेजों ने इस संधि के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए वो युद्ध कर रहे थे, और फ्रांसीसियों ने वह सब कुछ खो दिया जो वो अब तक प्राप्त कर चुके थे। क्योंकि पिछले वीडियो जैसे हमने देखा कि कर्नाटक के नवाब और निज़ाम हैदराबाद दोनों पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, लेकिन अब कर्नाटक का नवाब जो है वो अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ चुका है। हालांकि यह संधि एक तरीके से उचित ही थी क्योंकि इस निरंतर संघर्ष के कारण फ्रांसीसी कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी और अंग्रेजों की सैन्य शक्ति तुलनात्मक रूप से फ्रांसीसियों से ज़्यादा ही थी। तो इस वजह से ये संधि एक तरीके से देखी जाए तो उचित ही थी। अब फ्रांस का जो प्रभाव क्षेत्र है वो हैदराबाद पर तो था ही, लेकिन क्योंकि हैदराबाद का जो नवाब निज़ाम है सलावत जंग, उनके द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का जो तट है उसके 4 जिले प्रदान किए गए थे, मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री और चिकागोल। इस वजह से उत्तरी सरकार का जो बहुत ही महत्वपूर्ण तट था वो फ्रांस के अधिकार में इस समय पर रहता है। और सलावत जंग जब निज़ाम बनते हैं तो उस समय पे डी बोसी जो हैं वो हैदराबाद में तैनात होते हैं अपनी टुकड़ी के साथ, और वो हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव को कायम रखते हैं। और फ्रांसीसी प्रभाव हैदराबाद में तब तक कायम रहता है जब तक कि तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू नहीं हो जाता है और डी बोसी को उस समय के फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लेली के द्वारा हैदराबाद से वापस नहीं बुला लिया जाता है। यानी कि 1758 ईस्वी तक फ्रांसीसियों का प्रभाव जो है वो हैदराबाद पर स्थापित रहता है, हैदराबाद के दरबार में उनका दबदबा कायम रहता है। तो इस तरीके से कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का अंत होता है पांडिचेरी की संधि के साथ। 1749 से 1754 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है और इसमें ब्रिटेन का पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। फ्रांस जो है वो एक तरीके से बैकग्राउंड में चले जाते हैं, हालांकि अभी भी उत्तरी सरकार के तट पर उनका अधिकार स्थापित है। और आगे हम देखेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध में किस तरीके से फ्रांस का
फ्रांस का जो कंप्लीट अधिकार है वो भारत से समाप्त हो जाता है और ब्रिटेन जो है वो एक अकेली ताकत के रूप में बचे रहते हैं भारत पर शासन करने के लिए।